अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि मुज़ाकरात के हवाले से जो चीज़ें हैं अब बाहर निकल कर सब कुछ ना कुछ कह रहे हैं, तो उससे पता क्या चलता है और इसके बारे में मुख्तलिफ किस्म की खबरें आ रही हैं। कोई बैकडोर मुज़ाकरात की तरदीद कर रहा है, कोई तस्दीक कर रहा है। कुछ पीटीआई के लोग ही आके कह रहे हैं कि जी बिल्कुल ऑफर्स आई हैं, और कुछ लोग जो हैं वो कुछ और बात कर रहे हैं। कुछ लोग तो इवन ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात में डेडलॉक भी जो है वो इमरान खान साहब के ट्वीट की वजह से आया, और कुछ लोगों का ख्याल है कि हुकूमत की हठधर्मी की वजह से आया। तो ये सारी खिचड़ी क्या पक रही है, इसके ऊपर बात करते हैं। इसके साथ साथ एक अहम मामला जो है वो मिलिट्री ट्रायल से जो लोग बाहर निकले हैं उनके साथ जो सलूक हुआ है, उसकी वजह से एक हमें बहुत आप कह सकते हैं कि सख्ती भी नज़र आ रही है माहौल में। दोनों तरफ से जो बाहर निकले उन्होंने जो नारे लगाए, उसके बाद दूसरी साइड को जिन्होंने माफ़ी दी थी उनको सख्ती नज़र आ रही है कि जी ये क्या बात हुई, और दूसरी तरफ जिनके साथ जुल्म हुआ या जिनके ऊपर मुबैना टॉर्चर किया गया है उनकी कहानियाँ अलग दुखी कर रही हैं सबको। तो ये क्या है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। इसके साथ साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है किस चीज़ की इंडिकेशन है, इस पर भी बात होगी। एक बहुत बड़ा बजट जो है दिया गया है फेक न्यूज़ से लड़ने के लिए, तो इसमें क्या चीज़ें हैं जो करने जा रहे हैं हुकूमती लोग, इसके ऊपर बात होगी। और फिर आखिर में बात करेंगे कि इंटरनेशनल प्रेशर कैसे बढ़ रहा है। अगर वक्त मिला तो थोड़ा सा ये भी बात करेंगे कि जो एक लड़ाई इस वक्त जारी है सोशल मीडिया पर, वो किस किस्म की है, तो उस पर भी बात होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ यहीं से कर लेते हैं कि जो मुज़ाकरात की खिचड़ी पक रही थी, लग रहा है कि पकने से पहले ही वो जल गई है। और इसको जलाया किसने है? दोनों पार्टीज़ जो हैं वो लग रहा है कि एक दूसरे की तरफ इशारे कर रही हैं और एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। हुकूमत के लोगों का कहना यह है कि इमरान खान साहब बहुत एग्रेसिव बातें करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, और उनका जो हालिया ट्वीट है जिसके बारे में कल आपको तफसील मैंने बताया भी था, तो उसके ऊपर भी उनके बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और उनका ये कहना है कि जब आप इस किस्म की लैंग्वेज यूज़ करते हैं दौरान मुज़ाकरात, तो फिर ज़ाहिर है माहौल उससे ख़राब होता है, और फिर ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते और जानबूझ के उन्होंने मुज़ाकरात को ख़राब किया है, इसलिए उन्होंने ये सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ आज ये कहते हुए नज़र आ रहे थे। दूसरी तरफ पीटीआई का ये कहना है कि बेसिकली ये लोग कभी भी मुज़ाकरात के हामी थे ही नहीं, और उनका ये मानना है कि अगर इनको मुज़ाकरात करने के पावर भी इनके पास होती, ये चाहते भी, तो उसके लिए ये माहौल बनाते। हमें कुछ नज़र आता कि जनाब कोई इन्होंने अच्छे जेस्चर दिए हैं जिससे हमें लगता कि जी मुज़ाकरात के लिए ये लोग सीरियस हैं। और तो और इनके पास इख्तियार भी कितना है, उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि इन्होंने जो कमिटमेंट की कि हम इमरान खान साहब से मुलाकात करा देंगे, वो तक तो इन्होंने करवाई नहीं है। तो फिर इनके पास है क्या जो हमें ये मुज़ाकरात के लिए लेके बैठे हैं? तो पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि जो हुकूमत है उन्होंने मुज़ाकरात सबूताज किए हैं, क्योंकि जब वो इमरान खान साहब से मिल नहीं सकेंगे और उनसे बात नहीं कर सकेंगे तो मुज़ाकरात बढ़ेंगे कैसे आगे। इस बात में वैसे वज़न भी है। दूसरी तरफ हुकूमत का ये कहना है कि इमरान खान साहब जब शहबाज शरीफ साहब को अर्दली कह देंगे और आसिम मुनीर साहब का नाम ले लेके तनकीद करेंगे, तो फिर ऐसे माहौल में भी मुज़ाकरात कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो दोनों तरफ से तो ये चलें समझ में आ रही है कि बात हो रही है, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने भी मुज़ाकरात को खटाई में पड़ने का जो जिम्मेदार ठहराया वो इमरान खान साहब को ठहरा दिया। और उनका भी ये कहना है कि इमरान खान साहब की जो ट्वीट है उसने माहौल जो है वो ख़राब किया, और उनका ख्याल है कि डेडलॉक जो है वो इस वजह से आया है कि इमरान खान साहब ने बड़ा सख्त ट्वीट किया है, या उनके अकाउंट से जो ट्वीट हुआ है वो बड़ा सख्त है। अब जाहिर है जो उनके अकाउंट से ट्वीट हुआ है वो अपनी मर्जी से नहीं हुआ, वो इमरान खान साहब ने जो बोला है उसी को रिपोर्ट किया गया है, और वो सहाफ़ी भी रिपोर्ट कर रहे हैं और वो उस ट्वीट से भी आया है। तो ये नहीं है कि आप ये कह सकेंगे इमरान खान तो ये नहीं कह रहे थे, लेकिन जिसने भी ट्वीट किया है उसने अपनी मर्जी से मिर्च मसाला डाल दिया, तो ऐसा तो नहीं है, जाहिर है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसका मतलब है कि शेर अफजल मरवत साहब बिलवास्ता तौर पर इमरान खान साहब को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि उन्होंने ही मुज़ाकरात का माहौल ख़राब किया है। दूसरी तरफ जो पेशकश हुई है इसके ऊपर भी बड़ी मुतज़ाद आरा जो है वो नज़र आती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने बराह रास्त
آفرز کی ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں جی براہ راست تو اسٹیبلشمنٹ نے کوئی آفر نہیں کی، بلکہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی سرے سے. لیکن اس کے بارے میں اب تو میرا خیال ہے یہ ایک کنفرم چیز ہے کہ 2-3 مرتبہ عمران خان صاحب کو مختلف اوقات پہ مختلف پیشکشیں کی گئی ہیں جو عمران خان صاحب نے نہیں مانی ہیں. تو اس لیے یہ کوئی اگر سرے سے کہے کہ جی کوئی پیچھے بات چیت ہوئی نہیں تھی تو اس میں تو کوئی صداقت نظر نہیں آتی. ہاں یہ ضرور ہے کہ ظاہر ایسا تو نہیں ہے کہ ٹاپ لوگ آ کے خود 1-on-1 بیٹھ جائیں اور اس طرح کی آفرز کریں اور ڈیل طے کریں. ظاہر ہے یہ تو نہیں ہم ایکسپیکٹ کرتے. اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں جی جو پیشکش ہے وہ محسن نقوی صاحب کے تھرو آئی ہے. آج میں شیر افضل مروت صاحب کو بھی سن رہی تھی اور 1-2 اور لوگوں کو بھی، جن کا یہ ماننا تھا کہ جو عمران خان صاحب کو بنی گالا شفٹ کرنے کی آفر تھی یہ محسن نقوی صاحب لے کر آئے تھے. جبکہ علیمہ خان صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ آفر جو ہے عمران خان صاحب تک پہنچائی. اور اسی طرح اس سے پھر یہ ایک تاثر جنم لینے لگا اور بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہانی بنائی کہ بیسکلی آفر کوئی اسٹیبلشمنٹ یا حکومتی طرف سے نہیں آئی تھی، بلکہ یہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کی ایک تجویز تھی کہ اس چیز کے اوپر جو ہے دونوں فریقوں کو راضی کر لیا جائے. تو یہ اس لیے جی پی ٹی آئی نے اپنے طور پر یہ تجویز دی ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ یہ علی امین گنڈا پور یا کوئی پی ٹی آئی کے اندر سے یہ تجویز نکلی ہوگی. مجھے بظاہر لگتا ہے کہ محسن نقوی صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں پچھلے دنوں میں اور وہ رابطے میں بھی رہتے ہیں. تو میرا اندازہ یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب نے یقیناً علی امین گنڈا پور صاحب کے سامنے یہ کوئی ایسی آفر رکھی ہو سکتی ہے جس کو علی امین گنڈا پور صاحب نے آگے خان صاحب تک پہنچایا ہو. کیونکہ ظاہر ہے محسن نقوی صاحب تو نہیں ملے آ کے نا عمران خان صاحب سے، جو انہوں نے ڈائریکٹلی آ کے انہیں کوئی آفر دینی تھی اگر دی ہوتی. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ محسن نقوی صاحب کو جو کوئی اس پہ اگر انہوں نے خود سے یہ سوچا یا ان کے ظاہر جس کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کے ذہن میں یہ کوئی ایسی چیز تھی، تو دونوں صورتوں میں محسن نقوی صاحب کے تھرو ہو سکتا ہے کہ یہ آفر علی امین تک پہنچی اور علی امین کے تھرو عمران خان صاحب تک پہنچی. ظاہر ہے ابھی تو عمران خان صاحب تک جو بھی آفر پہنچے گی وہ ان کے اپنے پارٹی کے لوگوں کے تھرو ہی پہنچ رہی ہے. باقی حکومت کے لوگ تو جا کے ان سے ظاہر مل نہیں رہے. تو یہ ساری کہانی ہوئی ہے. لیکن جس بھی طرح یہ آفر ان کے سامنے رکھی گئی ہو، جس نے بھی یہ آفر بنائی ہوئی ہو، لیکن عمران خان صاحب نے بہرحال اس کو ریجیکٹ ہی کیا اور یہ سب کو پتہ چل چکا ہے. لیکن پی ٹی آئی کو یہاں پر تھوڑا سا ایک کنفیوژن سے نکل کر اپنے مائنڈ کو کلیئر کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کا ایک شخص جو ہے وہ جا کے ٹاک شو میں ایک بات کر رہا ہے، جبکہ دوسرا جو بندہ ہے وہ جا کے ٹاک شو میں کوئی دوسری بات کر رہا ہے. یا آپ کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم کوئی بیک ڈور مذاکرات نہیں کر رہے، یا پھر آپ کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہمارے تو مذاکرات ہو رہے تھے اور وہ تو بڑے قریب پہنچ چکے تھے. اب شیر افضل مروت صاحب تو خیر بالکل ہی ایک الگ ہی نیریٹو کے ساتھ میدان میں اترے ہوئے ہیں اور ان کے نزدیک تو بالکل جو کمٹمنٹ کر لی تھی عمران خان کو رہا کر دینا تھا، انہوں نے کر دینا تھا. بس یہ تو عمران خان نے سارا کام خراب کیا ہے کہ وہ رہا نہیں ہوا. بھائی وہ کہہ بھی رہے ہوں اگر تو آپ کے خیال سے واقعی انہوں نے عمران خان کو اس وقت رہا کر دینا تھا. تو بہت ہی سادہ ہیں شیر افضل مروت صاحب اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی کمٹمنٹ کے مطابق واقعی عمران خان صاحب کو ایک ہفتے میں رہا کر دینا تھا. تو یہ ایک عجیب سی صورت حال ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک کنفیوژن بنتی ہے اور پھر ظاہر ہے ایک نیریٹو جو ہے وہ پارٹی کا ڈیوائیڈڈ سا لگ رہا ہوتا ہے. لیکن یہ کنفیوژن اپنی جگہ برقرار ہے. فی الحال یہ خبر ضرور ہے کہ ابھی ایک وقتی سا ڈیڈ لاک ضرور آیا ہے اور کیونکہ جو آپشنز مختلف ہو سکتی تھیں ان تمام آپشنز کے اوپر عمران خان صاحب نے اگری نہیں کیا پیچھے ہٹنے کے حوالے سے. تو اس لیے ایک ڈیڈ لاک تو فطری تھا آنا. اور نہ صرف یہ کہ عمران خان صاحب نے اس کو تسلیم نہیں کیا بلکہ اس کے اوپر جو ہے کوئی پردہ بھی نہیں رکھا اور اس کو پبلک بھی کر دیا. آج آسمہ شیرازی صاحبہ کی بھی ایک ٹویٹ اس بابت آئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو یہ آفر ضرور کی گئی تھی لیکن ویڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ کہ آپ کی یہ جو ساری میرا خیال ہے کنسلٹیشن ہی ان کی مراد ہوگی تو وہ ساری ایک ویڈیو ریکارڈنگ بھی اس کی ہوگی جس کو عمران خان صاحب نے مسترد کر دیا. تو یہ ساری بات جو ہے یہ خود اپنے آپ میں یہ بتا رہی ہے کہ بھائی آپ ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں ایسے موقع پہ اگر کوئی آپ ایسی کوئی معاملات کو طے کرنے کی طرف جا رہے ہیں. تو اس سے تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کبھی آپ تحریری مطالبات مانگتے ہیں، کبھی آپ ویڈیو بنانے کی بات کرتے ہیں. 26 نومبر کو بھی ہم نے ایسی کوئی گفتگو سنی تھی کہ جی عمران خان کو ویڈیو بنا دیں گے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ ایسی کوئی چیز ہاتھ میں لانا چاہتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کل اس کو یوز کر کے عمران خان صاحب کی جو پالیٹکس ہیں اس کو نقصان پہنچا سکیں اور ایک نیریٹو ان کے خلاف بلڈ کر سکیں کہ دیکھیے جی آپ کا لیڈر تو یہ ڈیل کر کے آیا ہے. یعنی جیسے شریف خاندان کا ایک اگریمنٹ آپ نے دیکھا تھا مشرف دور میں جو ہوا تھا وہ بعد میں سامنے آیا تھا. تو وہ ایک چاہتے ہیں کہ اس ٹائپ کا کوئی کاغذ ان کے بھی ہاتھ میں آ جائے جس کو یہ دکھا سکیں، لہرا سکیں. اور اسی طرح کی اگر وہ کاغذ پہ کوئی چیز نہیں طے ہوتی تو پھر
कोई वीडियो रिकॉर्डिंग ऐसी हाथ लग जाए कि जिसके थ्रू ये दिखा सकें कि जी इमरान खान ने तो कॉम्प्रोमाइज़ किया है, तो मुझे बजाते खुद ऐसा महसूस होता है कि ये चाहते हैं कि अगर कोई ऐसी मजबूरी आनी ही पड़े कि अब रिहा करना ही है, तो उस सूरत में इनके पास भी एटलीस्ट इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स को डैमेज करने के लिए और उनका जो एक बहुत बहुत बड़ा इमेज बन चुका है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए कोई ऐसी चीज़ हाथ लग जाए, उसके लिए शायद बड़ी कोशिश हो रही है। वरना तो हर वक्त तो अडयाला जेल में रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, 36 कैमरे तो लगे हुए हैं, और आपने मतलब किस टाइप की आपको फिर मज़ीद कोई रिकॉर्डिंग की ज़रूरत है? तो ये आप अंडरस्टैंड करें ना कि फिर उन्हें किसी और चीज़ की रिकॉर्डिंग की ज़रूरत क्यों होगी, जबकि हर बात तो इमरान खान साहब की रिकॉर्ड हो रही है। तो किसी सूरत, किसी जगह पे, किसी तरह उन्हें कोई प्राइवेसी दस्तयाब नहीं है इस वक्त। तो ये जी सारी कहानी है मुज़ाकरात की, और इसके हवाले से जो मुख्तलिफ बयानात सर्कुलेट कर रहे हैं। लेकिन इसके दौरान इमरान खान साहब की तरफ से जो आज कुछ और पैगामात थे वो उनकी PTI की रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वाज़ेह होकर सामने आए हैं। सलमान अकरम राजा साहब आज बहुत ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं और गरजे बरसे हैं बाकायदा, और उन्होंने कहा है कि जी हम 26 नवंबर को तो किसी सूरत नहीं भुला सकते, और उसका जो खून का हिसाब है वो तो देना पड़ेगा आपको, उससे हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप ये कहें जी खून मट्टी में मिल गया है तो बस अब आगे बढ़ जाए, ये मुमकिन नहीं है। तो ये 26 नवंबर का जो मामला है उसको राजा साहब जो है उन्होंने खुद अलाइव रखा हुआ है, और वो इसके ऊपर बार बार बात करते नज़र आते हैं। इसी तरह इलेक्शन चोरी पे वो हर दफ़ा बात करते हैं, और उन्होंने भी यही बात की कि आप ये मत समझें कि इलेक्शन चोरी हो गया, भेड़ बकरियाँ, आप चलो जी जिस तरफ हाँकेंगे वो उसी तरफ लग जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, वो हम नहीं भूल सकते। और फिर उमर अयूब साहब भी इस मौके पे मौजूद थे, उनकी तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई कि जी इमरान खान साहब ने कहा है कि वो अपने साथ होने वाली हर जुल्म, हर ज़्यादती को, हर जबर को, हर जुल्म को वो माफ़ करते हैं, और पाकिस्तान की खातिर माफ़ करते हैं, और उससे आगे निकलने के लिए तैयार हैं। इस पे बहुत से लोग इंप्रेशन लेते हैं कि पता नहीं इमरान खान साहब 2 साल में जो जो कुछ हो गया उसको माफ़ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने उनकी गुफ्तगू शायद सही से सुनी नहीं है। उमर अयूब साहब ने बड़े वाज़े कहा कि जो इमरान खान के साथ ज़्यादती की गई, उनके ऊपर अटैक हुआ, उनकी बेगम के ऊपर मुकदमात बने, उनके घर के ऊपर जो अटैक हुआ, उनको गोलियां मारी गई, उनके खिलाफ जो केसेस बने, जिस तरह से उन्हें 1.5 साल से जेल में रखा हुआ है, ये सब चीज़ें जो उनकी ज़ात की हद तक हैं चीज़ें, उसके ऊपर वो कहते हैं कि मैं माफ़ भी कर दूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो 26 नवंबर को भूल जाएंगे, इसका मतलब ये भी नहीं कि वो 9 मई में मिलिट्री केसेस में जो लोग इनके फंसे हुए हैं, जो असीरान हैं, उनको भूल जाएंगे। असीरान के हवाले से तो सलमान अकरम राजा साहब ने आज वाज़ेह बयान ये दिया है कि इमरान खान कहते हैं मैं आखिरी आदमी होऊंगा जो जेल से बाहर निकलूंगा, मैं आखिरी आदमी हूँगा जो जेल से बाहर निकलूंगा। मतलब ये कहने का कि उनके जो बाकी लीडर्स हैं और जो उनके कारकुन हैं, जब तक वो सब बाहर नहीं निकल जाते, इमरान खान साहब अपनी रिहाई नहीं चाहते। तो ये बात बड़ी लाउड एंड क्लियर, और ये बात वैसे कल मैंने कहीं सुना है कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी बोली है कि ये बात माननी पड़ेगी कि इमरान खान साहब ने जब भी इन लोगों से भी PTI वालों से मुज़ाकरात की बात हो रही है तो उसमें ये बार बार अपने कारकुनों का जिक्र पहले करते हैं, खान की रिहाई की बात बाद में होती है। और कुछ तो इनके लीडर्स ये भी क्लेम कर रहे हैं कि खान साहब ने तो अपनी रिहाई की बात बीच में रखी नहीं हुई, ये तो हमने ऐड की हुई है कि जहाँ सारे बेगुनाह लोग बाहर निकले वहाँ खान साहब को भी बाहर निकलना चाहिए। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। बैरिस्टर गौहर शिबली फराज भी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन काफ़ी क्लैरिटी के साथ इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो सारा मुद्दा है वो अपने सामने रखा है। दूसरी तरफ जो मिलिट्री कैद से बाहर लोग निकले हैं, इनमें ख़ास तौर पर एक कारकुन जो इनके समी वज़ीर हैं, उनके बारे में बहुत बात हो रही है। आज अलीमा खान साहिबा ने बताया कि इमरान खान साहब भी उनके लिए कितने परेशान हैं, और इनकी स्टोरी इसी तरह से है कि ये 27 साल के नौजवान हैं, और जब ये मिलिट्री तहवील में जाने से पहले वीडियोज़ वगैरह आप देखें तो उसमें ये बिल्कुल सेहतमंद और बिल्कुल हशाश बशाश हैं, गुफ्तगू बिल्कुल ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब से ये बाहर आए हैं मुसलसल हॉस्पिटल में हैं, और इनके बारे में खबर ये आई है कि मुसलसल टॉर्चर की वजह से मुबैना तौर पर इनको इस वक्त सिचुएशन इनकी है कि ये किसी को पहचान नहीं रहे, किसी से बात नहीं कर सकते, और कुछ अल्फाज हैं ये जो बार बार दोहरा रहे हैं पश्तो में, और इन अल्फाज को PTI ने आज अपने ऑफिशियल अकाउंट से शेयर भी किया है। और PTI का ऑफिशियल अकाउंट कहता है कि ये शख्स यानी समी वज़ीर क्या कह रहा है, ये कहता है पश्तो में ये अल्फाज हैं जो वो बार बार दोहरा रहा है कारकुन उनका, कि जनरल कह रहा है माफ़ी मांगो, जनरल से माफ़ी क्यों मांगो, जनरल अवाम से माफ़ी मांगे। और फिर वो कहता है मुझे जंजीर से लटकाया हुआ है, मक्खी और कीड़े मुझ पर बैठ रहे हैं, और कहता है कि सर के दरमियान कुछ हो रहा है। ये वो अल्फाज है जो वो बार बार रिपीट करता है, जिससे पता ही चलता है कि कोई कैफियत है जिसमें वो ख़ुद को महसूस करता है मुसलसल, और इस वजह से उस
कैफियत को उसने अपने जहन पर इतना तारी किया हुआ है कि उसी कैफियत में वो ख़ुद को महसूस करके वही अल्फाज दोहराता रहता है। तो ये सारी कहानी के साथ जो उसके डॉक्टर और जो उसके भाई हैं उन्होंने siyaset.pk को इंटरव्यू भी दिया है, और जो अदरवाइज़ भी उनसे मुलाकात वगैरह लोगों की हो रही है, ये सब कुछ जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि जी इसको मुबैना तौर पर जब टॉर्चर किया गया तो इनकी जो बड़ी आंत है वो शदीद मुतासिर हुई और फट गई, और उसके बाद फिर इनको एक सर्जरी के लिए CMH भी ले जाया गया, और फिर उसके बाद जब इनको मिलिट्री कैद से रिहा किया गया तो अब इनकी हालत ये है कि जिस्मानी तौर पर भी ज़ाहिर है इनको वीकनेस है, लेकिन उसके साथ साथ जहनी तौर पर अब ये इस कदर दबाव में हैं, अब न जाने वो किस कैफियत में रहे हैं, क्योंकि जो वो बोल रहे हैं वो तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल है जो वो दोहरा रहे हैं फ़िक्रे, लेकिन वो इस कैफियत की वजह से जो है वो बार बार ये बात कर रहे हैं। तो अब ये वो सारी चीज़ें जिसके ऊपर फिर दुनिया भी बात कर रही है कि फिर कहाँ हैं आपके बुनियादी इंसानी हुकूक। अगर आप मिलिट्री तहवील में भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कोई इंसानी हुकूक नहीं है। ये बात वैसे सुप्रीम कोर्ट में भी आज हियरिंग के दौरान हुई थी। बहरहाल अब ये चीज़ तो है कि अब इसके ऊपर बाहर की दुनिया भी बात कर रही है। आज असद तूर ने भी इस बारे में एक स्टोरी दी है कि जो अभी UAE के भी सदर आए हुए थे वो भी शहबाज शरीफ साहब से, इमरान खान साहब से मुतल्लिक काफ़ी सीरियसली बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि हमें तशवीश है आप इमरान खान साहब के साथ क्या कर रहे हैं। ये असद तूर का क्लेम है कि उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से सख्ती से पूछा और शहबाज शरीफ साहब के पास कोई ख़ास जवाब नहीं था। और फिर इसी तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि जो UAE के हमारे वज़ीर आज़म हैं वो तो इमरान खान के क्लास फेलो रह चुके हैं ऑक्सफर्ड में, तो वो तो बड़े तशवीश में हैं कि इमरान खान के साथ आप क्या कर रहे हैं। तो इसी तरह से मैं नोटिस कर रही थी मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ वर्ल्ड वाइड ही आवाज़ें उठ रही हैं। कल ज़ल्मे खलील साद का भी एक ट्वीट था और उन्होंने भी ये बात की हुई है कि पाकिस्तान को इस वक्त एक पॉलिटिकल, एक माशी और फिर एक बहुत संगीन किस्म के सिक्योरिटी बहरान का भी चैलेंज है, और ये सब जो मसाइल हैं पाकिस्तान के क्राइसिस हैं ये एक रीसेट मांग रहे हैं, और ये शुरू हो सकता है इमरान खान की रिहाई से। और उसके बाद फिर कल के रोज़ भी उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें भी उन्होंने यही बात की कि पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं वो ये तकाजा कर रहे हैं कि इस वक्त आपके मुल्क को एक रीसेट की ज़रूरत है, और उसका जो स्टार्ट है वो इमरान खान की रिहाई से हो सकता है। तो अब बाहर के लोग आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि बाहर के लोग दूर से बैठकर ये देख रहे हैं कि इस मुल्क में हो क्या रहा है, इसके मसले क्या हैं और उसका सोल्यूशन कहाँ से हो सकता है। क्योंकि आपका मसला है माशी बहरान, और वो तब तक हल नहीं होगा जब तक आपके मुल्क में एक क्या नहीं होगी, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कब तक नहीं होगी? जब तक कि आप जो लोगों की चॉइस है उसके मुताबिक हुकूमत नहीं बनाते, जब तक कि आप लोगों की चॉइस के लीडर के ऊपर जुल्म और ज़्यादती बंद नहीं करते। तो आपको सबसे पहले यहाँ से आगाज़ करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है आपकी मईशत भी बेहतर हो सकती है। उसके बाद ज़ाहिर है जो आपकी खुद मुख्तार हुकूमत होगी, और जब आपकी जो फोर्सेस हैं उनका सही जो फोकस है वो सिक्योरिटी के इश्यूज़ की तरफ होगा, तो फिर अल्टीमेटली वो भी बेहतर होंगी चीज़ें। तो कहने का मकसद ये है कि बाहर के लोगों को समझ आ गई कि हमारे मुल्क के मसाइल क्या हैं और उन्हें कैसे सॉर्ट आउट होना है, लेकिन हमारे यहाँ जो करता धरता है वो अभी तक भी इस तरह पता नहीं कौन सी दुनिया में कि उनको इन तमाम मसाइल की ना तो आगाही हो रही है और वो तो मानने को ही तैयार नहीं, वो तो समझते हैं कि मुल्क बड़ा अच्छा चल रहा है। इस सारी सूरत हाल में उनको बस ये लगता है कि सोशल मीडिया पे जो है सिर्फ शोर शराबा मच रहा है, और बस सोशल मीडिया को किसी तरह काबू कर लें तो मुल्क तो बड़ा अच्छा चल रहा है। और इसके लिए अब इन्होंने एक और कानून साजी की थी, कुछ अर्सा पहले मैंने इसका जिक्र भी किया था। बाकायदा इसके लिए इन्होंने एक बजट की एलोकेशन भी कर दी है, और ख़बर यह है जी कि इस सिलसिले में 2 अरब रुपए जो हैं वो जारी किए गए हैं वजारत ख़जाना की तरफ से। और ये जो है ज़ाहिर है वजारत दिफा और फिर अल्टीमेटली फ़ौज की तरफ ही बजट जा रहा है। और इसका मकसद क्या है कि जो आप के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा हो रहा है, जो फेक न्यूज़ है, उसको कैसे टैकल करना है, उसके लिए आपने ये बजट एलोकेट किया है। अब पहले तो मुझे समझ नहीं आई कि ये पैसों से कैसे फेक न्यूज़ जो है वो काउंटर होगी। फिर मुझे जो मज़ीद मैंने तफसील पढ़ी खबर की तो उससे पता चला कि जी आप जो अपनी इंटेलिजेंस है, जो आपका ओवरऑल सिस्टम अपग्रेडेशन है वो आप करेंगे, जिसके बाद आप उन अकाउंट्स का पीछा भी कर सकते हैं, उनको लोकेट कर सकते हैं जो प्रोपेगेंडा करने और फेक अकाउंट और फेक न्यूज़ फैलाने में जो हैं वो एक सरगर्म नज़र आ रहे हैं। अब बात फिर वही आ जाती है कि इससे पहले क्या आपने कम पैसे जो हैं वो ज़ाया कर लिए हैं। वही बात है आ जाके कितने अकाउंट्स आप पकड़ लेंगे, कितने लोगों के साथ आप जाके उन्हें गिरफ्तारियां कर लेंगे, राय तो फिर भी नहीं बदलेगी। और ये राय जो है वो तभी बदलेगी जब आप
بدلیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ 2 ارب پیسے لیں یا کچھ اور پیسے لیں, یہ جو سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا جن ہے یہ بوتل سے باہر آ چکا ہے اور اس جن کو واپس بوتل میں نہیں ڈالا جا سکتا. ہاں صرف یہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ اس جن کو سمجھتے ہوئے کہ اس کو اب کیا چیز اچھی لگ رہی ہے اور کیا چیز بری لگ رہی ہے اور یہ جن اس کے اوپر باقاعدہ اظہار بھی کر رہا ہے, تو پھر ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اب ہم نے کیسے چلنا ہے, کیونکہ اب یہ جن جو ہے یہ تو واپس بوتل میں نہیں جا رہا. تو بہرحال یہ ساری اس وقت اسٹریٹجی جو ہے حکومت کی نظر آ رہی ہے. ابھی فی الحال تو جیسے میں نے کہا کہ مذاکرات بھی ڈیڈ لاک کا شکار ہیں, تو جسٹ ہوپ کہ اب چیزیں جو ہے اگلے کچھ دنوں میں کچھ بہتری کی طرف جائیں. لیکن فی الحال دونوں طرف سے ہی جو اس وقت ماحول بنا ہے اس میں تو ان مذاکرات کی بہتری کی کوئی امید نہیں ہے. اور یہ تو خیر جب شروع ہی ہوئے تھے مذاکرات تبھی سے سب کہہ رہے تھے کہ اس مذاکرات کمیٹی سے تو بہرحال کچھ نظر نہیں آ رہا نکلتا ہوا. لیکن جو بیہائنڈ دا سینز کچھ چیزیں ہیں, جو پریشرز ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے پھر بھی کہیں نہ کہیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے. اور جو ایک لیگل بھی اس وقت سٹیٹس ہے مختلف کیسز کا, اس کو بھی دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ چیزوں میں کچھ نہ کچھ تبدیلی تو بہرحال آئے گی ان اینی کیس. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.